हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा पर। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत का भूगोल। जैसा कि आपने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में भारत की सामान्य जानकारी अब तक प्राप्त कर ली है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र के बारे में। भारत का अपवाह तंत्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत का अपवाह तंत्र और उसका प्रतिरूप भारत के नदियों का एक ऐसा संजाल है, एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को समझ सकते हैं। क्योंकि नदियाँ सिर्फ जल नहीं लेकर के आती, ये अपने साथ पोषक तत्व भी लेकर के आती हैं और अपने अवसादों से बड़ी बड़ी संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे क्या सिंधु नदी का योगदान नहीं है? क्या गंगा नदी तंत्र के किनारे जो आर्यावर्त के लोग बैठे बसे और यहाँ रह करके कई सारे युद्ध लड़े गए, इनमें नदियों का क्रम नहीं है? क्या अहोम साम्राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का महत्व आप नहीं देखते हैं? क्या तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य और उसकी संस्कृति को आप नहीं समझते हैं? तो शायद आप नदियों को कम आकलित कर रहे हैं। नदियाँ सिर्फ जल अधिग्रहित नहीं करती, बल्कि अपने साथ वो संस्कृतियों का पोषण करती हैं और संस्कृतियों की परिचायक हुआ करती हैं। तो आइए इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की जब बात आती है तो सबसे पहले हम भारत की नदियों का और उसकी महत्ता के बारे में जानना ज़रूरी समझते हैं। भारत की नदियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जो भारत है ना, भारत नदियों का देश है और नदियाँ किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नदियों ने प्राचीन काल से ही मानवीय सभ्यता का जीविकोपार्जन करती रही हैं और भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसमें 23 सबसे बड़ी और 22 छोटी नदी द्रोणियां बहुत स्पष्ट रूप से हम देख और समझ सकते हैं। अपवाह का तात्पर्य है जल धाराओं और नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से। यानी ये जो अपवाह है, यहाँ देखिए ये नर्मदा का अपवाह है, ठीक है, लेकिन इसी में अगर इसकी सहायक नदियों का क्रम ले लिया जाए तो ये नर्मदा अपवाह तंत्र कहलाएगा। अगर गंगा की बात की जाए तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है वहाँ से निकलती है ये गंगा, और ये प्रमुख रूप से इसकी जो मेन द्रोणी है ये ऐसे आती है, इसको कहते हैं आप गंगा नदी प्रवाह। लेकिन अगर इसमें यमुना नदी को जोड़ दीजिए, इसमें आप यहाँ पे देखिए घाघरा को जोड़ दीजिए, बूढ़ी गंडक को, कोसी को, महानंदा को, इन सब को सम्मिलित कर दीजिए, यहाँ सोन नदी को शामिल कर दीजिए, तो ये मिल करके हो जाता है गंगा नदी अपवाह तंत्र। यहाँ ब्रह्मपुत्र देखिए, यहाँ ब्रह्मपुत्र मांगचुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसको सांगपो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और फाइनली यहाँ पे ये क्या बन जाती है गंगा नदी से मिलकर के, इसके बारे में हम लोग आगे इसकी स्लाइड में पढ़ेंगे कि कैसे इनका नाम परिवर्तित हो रहा है। और इनमें जब ये मिल जाती हैं अलग अलग नदियाँ, देखिए अलग अलग इसकी सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सभी क्या हो जाती हैं, मिल करके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखिए एक निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। लेकिन इन वाहिकाओं के जल को, इनके ज्यामितिक रूप और स्थानिक व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं, अपवाह तंत्र कह रहे हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपने सहायक नदियों के साथ अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये देखिए, ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र द्रोणी है, अपवाह द्रोणी, ठीक है, जिसमें आप सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम की मिली हुई रूप देख रहे हैं इस चित्र में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए
एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? जल विभाजक कहलाती है। इसके बारे में और विस्तार से हम दिल्ली कटक, दिल्ली अरावली कटक के बारे में जानेंगे, जो गंगा नदी को अलग करती है और फिर इधर सतलुज नदी तंत्र को अलग करती है। भारत में दो तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, एक हिमालयन अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हमें इस पूरी स्लाइड में, पूरे वीडियो में देखना है। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक चट्टानों की प्रकृति, उनकी संरचना, ढाल, जल की मात्रा तथा जल के बहाव की अवधि पर ही निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये जो अपवाह तंत्र है वहाँ की चट्टान किस प्रकार की है। अगर बहुत ज़्यादा कठोर है तो ये क्या एक रेखीय में मिलेगा, एक आयताकार प्रतिरूप में मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ का जो स्थल है वो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे वृक्षाकार मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अपवाह तंत्र भारत में देखे जाते हैं और उनका प्रतिरूप दिखता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जहाँ नदी द्रोणी कहते हैं, तो वहीं छोटी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को जल संभर या वाटरशेड कहते हैं। और वाटरशेड मैनेजमेंट का ही मतलब होता है कि हम किस प्रकार से छोटी छोटी नदियों का संरक्षण करें ताकि हमारे पास, हमारे भारत में जल का संरक्षण हो सके और जल की अनुपलब्धता से मानवीय सभ्यता को कोई ठेस न पहुंचे। और अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% अगर बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है। वहीं भारत के अपवाह क्षेत्र का 23% भाग अरब सागर में प्रवाहित होता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यानी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं अपवाह क्षेत्र बनाती हुई, वो लगभग 77% भारत का हिस्सा हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो 23% भाग को अधिग्रहित करती हैं। अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नदियां अपने जाल को किसी विशेष दिशा में, जाल नहीं होगा यहाँ, सॉरी ये जल होगा, नदियाँ अपने जल को किसी विशेष दिशा में बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में मिला देती हैं, जिसके लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे भूतल का ढाल कैसा है, भौतिक संरचना उसकी कैसी है, जल प्रवाह की मात्रा और जल का वेग, उसकी तीव्रता कैसी है। ये सभी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से जो हैं मिल रही हैं समुद्र में जा कर के। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयाई अपवाह तंत्र की, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। यहाँ हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी जानना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिंधु और गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, उनकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब अगर हिमालय के अपवाह तंत्र की बात की जाए तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्तर भारत की समस्त नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। यह नदियां दक्षिण भारत की नदियों से अलग हैं, क्योंकि यह तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा करती रहती हैं तथा ग्लेशियर के पाए जाने की वजह से यहाँ सदा नीरा नदियों का तंत्र मिलता है, यानी साल भर नदियों में जल बना रहता है। उत्तर भारत की नदियाँ अपर्दन से प्राप्त मिट्टी को अपने साथ बहाकर मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित करती हैं तथा समुद्री मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें गेहूं, चावल, गन्ना, इन सब की खेती व्यापक रूप से की जाती है। ठीक है, ये सब नदियों का ही पोषण है कि आज हम जिस गंगा जमुना के दोआब में रह रहे हैं, हम झेलम के दोआब में रह रहे हैं, ये सभी हमारे लिए अलग अलग पोषक तत्व और खनिज संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो मानव सभ्यता के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए और उसकी दिनचर्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की नदियां बारहमासी होती हैं, क्योंकि यह वर्षा जल के साथ साथ ग्लेशियर से भी अपना जल प्राप्त करती हैं। यह नदियां हिमालय क्षेत्र में गहरी खड्डों, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है, गार्ज, ठीक है, गार्ज से गुजरती हैं। गॉर्ज के अतिरिक्त यानी महाखड्ड के अतिरिक्त यह नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां तथा छिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ये वी आकार की घाटी क्या होती है? मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से नदी आ रही है, प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ
प्रवाहित होने के क्रम में क्या करती हैं, ये अंदर अंदर अपना जो है कटाव करती हैं और ऐसे क्या होता है, इनकी घाटी वी आकार शेप की हो जाती है। वहीं जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो ये किनारे पे अधिक कटाव करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे इनकी जो घाटी होती है वो यू आकार की हो जाती है। ठीक है, यह अपने मैदानी क्षेत्रों में यह नदियाँ विभिन्न स्थलाकृतियों का भी निर्माण करती हैं, जैसे समतल घाटियाँ गोखुर झील और यहाँ पे बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं तथा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा का क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसको अगर समझें तो देखिए, ये जो हिमालयाई नदियाँ हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, काटती छाटती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, फिर उसके बाद अपने अंदर इसके छोटे छोटे कण लेकर के आगे बढ़ती हैं और जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो इन छोटे कणों को बाहर करती हैं और अपने नदियों का जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे बढ़ाती चली जाती हैं। और बढ़ाने के क्रम में क्या होता है कि इनके अंदर जो अवसाद होते हैं इनको आगे बढ़ाते हुए ये जब समुद्र के मुहाने पर पहुंचती हैं तो यहाँ ये पूरी तरह से निक्षेपित कर देती हैं और पदचाप जो होते हैं बत्तख के, उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए उस आकृति के क्या बनते हैं, एक स्थलाकृति बनती है जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के निर्माण के लिए अवसादों का होना, ढाल का होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी ये तीव्र ढाल से होकर के नदी गुजरती हो और अपने समुद्री मुहाने पे आकर के मंद हो जाती हो, तभी डेल्टा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इस अपवाह तंत्र की नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात होती हैं, जैसे कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष बिहार में व्यापक बाढ़ देखा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति से भी पूर्व कुछ नदियां हैं, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां, ये पहले भी उपस्थित थीं। अतः हिमालय की उत्पत्ति के उपरांत इन्होंने वृहद हिमालय को काटकर अपना मार्ग पुनः अपनाया था। ऐसे में इन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपके आ जाए कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, तो पूर्ववर्ती नदियां उन्हें कहते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले अवेलेबल हों और जब हिमालय का निर्माण हो गया हो तो पुनः अपना मार्ग अपनाने के लिए वो हिमालय को क्या करें, हिमालय पर्वत को काट छांट करके अपना रास्ता पुनः इख्तियार करती हैं, पुनः अपना रास्ता बनाती हैं, तो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। इनमें कोसी नदी भी आएगा, इनमें आप महानंदा नदी को भी कहेंगे कि ये क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। वहीं ब्रह्मपुत्र का भी इसमें प्रमुख स्थान है। इन नदियों ने हिमालय को काटकर जम्मू कश्मीर में सिंधु गार्ज, सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में तथा कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में बनाया है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी गुजरती है सिंधु गार्ज से, शिपकिला गार्ज से देखिए सतलज, और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ कोरबा गार्ज से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगली है, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि मायोसीन काल में एक विशाल नदी थी जिसे शिवालिक और इंडो ब्राह्मण नदी के नाम से जाना जाता था। यानी जो इस देख रहे हैं ना, आज सिंधु नदी यहाँ से निकल करके आके कराची के पास अरब सागर में मिल रही है, ये कभी यहाँ ना मिल करके ये पूरी तरह से ऐसे आकर के ये पूरी नदी तंत्र थी। देखिए ये पूरी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र और क्या कहते हैं आपकी सिंधु नदी तंत्र आपस में मिली हुई थी और इनको मिला के शिवालिक नदी या फिर इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था। बाद में अरावली दिल्ली कटक की उत्पत्ति, यानी ये अरावली श्रेणी जो है इसकी उत्पत्ति हुई और ये दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है जिस पे राष्ट्रपति भवन है। इसने क्या किया, इस द्रोणी को बांट दिया, यानी जल विभाजक की तरह ये काम किया, यानी इधर कर दिया इसने सिंधु नदी तंत्र को और इधर कर दिया गंगा नदी तंत्र, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये मालदा गैप से अलग हो गई। मालदा गैप से अलग होने का भी कारण है कि देखिए यहाँ प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य मालदा गैप उत्पन्न हो गया और यहाँ इसके उत्पन्न होने से नदियों का प्रवाह क्षेत्र परिवर्तित हो गया और इस प्रकार से ये गंगा नदी यहाँ पे आके प्रवाहित होने लगी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अलग से आकर के यहाँ गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा क्रम आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अलग से अलग अलग नदियों का क्रम पढ़ते हैं, उनका नदी तंत्र पढ़ते हैं। अब इसमें बात आती है सिंधु नदी तंत्र की। यहाँ देखिए ये रहा इंडस रिवर, लद्दाख श्रेणी और जास्कर
श्रेणी के बीच में। हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर वैली पड़ती है। ये देखिए, ये मुख्य रिवर है, ठीक है, सिंधु नदी की, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सतलज नदी निकल रही है हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए, और यहाँ मिठानकोट में आकर के मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी सतलज नदी में व्यास नदी का मिश्रण है। अमृतसर देखिए यहाँ पे अवस्थित है, अमृतसर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे रावी नदी है जो चिनाब की सहायक है, ठीक है। फिर झेलम नदी निकल रही है, झेलम भी क्या है, चिनाब नदी की सहायक नदी है, ये आकर के यहाँ मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र विश्व की विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, खुर्रम, काबुल और गिलगिट सम्मिलित हैं। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो इसका जो पूरा फैलाव है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई की बात की जाए तो सिंधु नदी पूरी तरह से 2,880 किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन इसकी लंबाई जो भारत में अवस्थित है वो 1114 किलोमीटर है। भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में अवस्थित चेमांगयुंगडुंग और या फिर कहते हैं इसको बोखर चू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि इनको इस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है या फिर भारत में किन नामों से जाना जाता है। तो ये जो सिंधु नदी है तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, कैलाश पर्वत के किनारे चेमांगयुंगडुंग या बोखरचू ग्लेशियर से, और तिब्बती क्षेत्र में इसे सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है तथा लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक महाखंड का निर्माण करती है, ठीक है। सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी चिल्ला के निकट, चिल्ला एक जगह है पाकिस्तान में, प्रवेश करती है तथा आगे प्रवाहित होती हुई अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर आती है, जहां इसके दाहिनी तट पर काबुल नदी आकर के मिलती है। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है इसी काबुल नदी पर ही अवस्थित है, ठीक है। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां जिसे पंचनद कहते हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं, जिन्हें पंचनद के रूप में संयुक्त रूप से जाना जाता है। ये मिठानकोट के पास आकर नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती हैं तथा दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे कौन कौन सी हैं, श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल और गिलगिट। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के यहाँ मिल जाती है, ठीक है, अरब सागर में। यहाँ देखिए ये सतलज है, सतलज की सहायक व्यास है। फिर ये रावी नदी निकल रही है, चिनाब की सहायक है, जास्कर आके चिनाब में मिल रही है, झेलम आकर के चिनाब में मिल रही है, और फिर चिनाब की प्रमुख सहायक जो है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब किसकी, सिंधु नदी की। फिर यहाँ देखिए इस दाहिनी छोर में कौन कौन से गोमल मिल रहे हैं, तोची मिल रहे हैं, कुर्रम मिल रहे हैं, काबुल, कुन्नार, स्वात और गिलगिट और श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी ये अक्साई चीन से निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग नदियों की, तो झेलम नदी की बात आती है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली यानी उसके नीचे स्थित वेरीनाग झील के पास शेषनाग झील है, वहाँ से निकलती है, और श्रीनगर के, ये श्रीनगर जो है इसी वुल्लर झील और झेलम नदी के किनारे है, ठीक है, जाकर मिल जाती है। यानी ये झेलम नदी जो है वुल्लर झील से होके गुजरती है। झेलम पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए, ये देखिए झेलम चिनाब नदी से आके यहाँ पाकिस्तान में मिल रही है, ठीक है। चिनाब नदी या सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए पूरी ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है यहाँ से आती हुई, ये मुख्य धारा है चिनाब की, जिसमें सतलज आकर के मिल रहा है, उसकी सहायक नदियाँ व्यास मिल रही है उससे, ठीक है।
अब फिर उसके बाद अगर देखें तो ये चिनाब नदी, दो नदी तंत्र को मिला करके चिनाब कहलाता है। एक है चंद्र और दूसरा है भागा, और इन दोनों को इस क्षेत्र में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, और जब मिल जाती हैं तो चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरिताएं हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलकर चंद्रभागा के नदी के नाम से जानी जाती है, तथा भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र जो है 1180 किलोमीटर है। ठीक है। फिर वहीं रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी यह सिंधु नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में अवस्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये देखिए, ये रही आपकी रावी नदी। रावी का किनारा कैसा है, ठीक है। तो ये रावी नदी है जो आके चिनाब से मिल जा रही है पाकिस्तान में। फिर है सतलज नदी, ये पूर्ववर्ती नदी है। अभी पूर्ववर्ती की परिभाषा स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी है, जो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से निकलती है। यहाँ इसे लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए ये शिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और यहीं से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में। यह सतलज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, कौन, यहाँ पे देखिए ये सतलज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, व्यास और भाखड़ा नागल परियोजना जो देखते हैं नहर तंत्र, इसका पोषण करती है, तथा आगे चलकर व्यास नदी जो है सतलज नदी में आकर के यहाँ देखिए ये व्यास नदी आ रही है और यहाँ सतलज के में मिल जा रही है। ठीक है, अब बात व्यास नदी की। यह सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, और यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जिसके किनारे हरिके झील अवस्थित है। हरिके झील जो है आपका रामसर साइट भी है। अगर रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन 1971 में, ये जो है कैस्पियन सी के किनारे रामसर एक शहर है, कहाँ का, ईरान का, यहीं से डिक्लेयर किया गया वेटलैंड्स के बारे में। तो हरिके झील जो है ये अवस्थित है, और ये रामसर साइट्स भी है। इन नदियों को प्राचीन नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतलज को शतुद्री, व्यास को विपासा, रावी को परुष्णी, चिनाब को अश्किनी और झेलम को वितस्ता। ये कई बार क्रम मिलाने के लिए भी आ जाता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, सतलज को शतुद्री, व्यास को विपासा, रावी को परुष्णी और चेनाब को अश्किनी तथा झेलम को वितस्ता कहा जाता था। ठीक है, अब बात सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र के बाद जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र अपने आप में एक बड़ी अपवाह द्रोणी का भी निर्माण करती है। यह गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त कर चुकी है, और गंगा नदी भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश का एक प्रमुख अंग है। अब इसकी बात अगर करें तो अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी है, और राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है इसे। ठीक है, और सबसे लंबी नदी इसलिए क्योंकि ये 2525 किलोमीटर पूरे भारत में प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य धारा यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी प्रारंभिक नदी भागीरथी है, और भागीरथी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से निकलती है, हिमनद, और इसके ही तट पर बद्रीनाथ का मंदिर अवस्थित है अलकनंदा पे। अब इसमें कई सारे जो हैं पंचप्रयाग पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला है विष्णु प्रयाग, फिर है आपका नंद प्रयाग, फिर उसके बाद पड़ता है कर्ण प्रयाग, फिर पड़ता है रुद्र प्रयाग, और फिर पड़ता है देव प्रयाग। ठीक है, अब इसको याद अगर करना हो तो आप याद कर सकते हैं वी नंद करूं देव, हे देवता हम आपकी नंदन करते हैं। वी नंद करूं देव, यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसके बारे में हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है मुख्य ये आपकी भागीरथी।
ठीक है, भागीरथी। और इसमें कई सारे अलग अलग नदियां आकर के मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको। अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा आकर के मिल जाती है, आगे प्रवाहित होती ही इसी नदी में पिंडारी नदी कर्णप्रयाग के पास मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर के समाहित हो जाती है अलकनंदा में, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा आकर के मिलती है, और तब मुख्य गंगा नदी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और ये हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रारंभ होकर गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की बात की जाए तो यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके दाहिनी ओर यमुना नदी प्रयागराज के निकट इसे आकर के मिल जाती है, जिसको संगम का क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ महाकुंभ वगैरह भी आप देखते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी जगह पे महाकुंभ लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियों में टोंस और सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो सतपुड़ा के महादेव, मैकाल और मिकिर जो श्रेणी पाई जाती है उसमें अवस्थित है। ठीक है, गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों के नाम में अगर बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व का जो क्रम होगा वो है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। सबसे पूर्वी नदी जो है महानंदा है, सबसे पश्चिमी नदी जो है रामगंगा है, जो पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगी हुई है, और इसी क्रम में एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका मुख्य प्रवाह जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। और इसकी बेसिन की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी है। इसकी बेसिन को अगर देखें तो इसके बेसिन में हरियाणा राज्य आ जाएगा, इसके में यहाँ देखिए हिमाचल आ जाएगा, यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सभी मिल करके ये पूरा तंत्र जो है गंगा नदी बेसिन कहलाएगा। ठीक है, गंगा नदी बेसिन कहलाएगा। गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा कहा जाता है। यानी ये जब यहाँ पश्चिम बंगाल में नदी पहुँचती है गंगा नदी, तो ये 2 भागों में बंट जाती है। एक हुगली नदी होती है जहाँ हल्दिया पोर्ट अवस्थित है, और दूसरी जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाने के बाद इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि ये पद्मा नदी जो है गंगा नदी है, और मेघना नदी जो मुख्य शाखा है ये ब्रह्मपुत्र की है, जो यहाँ आकर के मेघना नदी इनके मिलन बिंदु पर कहलाने लगती है, और इन्हीं के मुहाने पे बनता है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था सुंदरवन को, तथा यहाँ सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा, और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर का भी निवास पाया जाता है। भारत की प्रसिद्ध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर ही अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक वितरिका जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रमुख सहायक नदी दामोदर नदी है, जो छोटा नागपुर पठार से होकर प्रवाहित होती है। अब बात करें गंगा नदी के किनारे शहरों की, तो फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, पटना, भागलपुर, यह सभी गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। अब अगर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं कि बनारस जो है गंगा के दाहिने अवस्थित है या बाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि शहर जो होते हैं ये नदियों के क्रम में पूछे जाते हैं कि वो किस ओर अवस्थित हैं। अब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। पहली बात आती है यमुना नदी की। यह गंगा की सबसे पश्चिमी है तो सबसे लंबी सहायक नदी भी कहलाती है, और इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से, जो बंदरपूछ श्रेणी पर अवस्थित है। बंदरपूछ भी कई बार आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, तो आप बंदरपूछ पे भी लगा सकते हैं। प्रयागराज के पास गंगा नदी में यमुना नदी आके मिल जाती है और संगम का इलाका कहलाता है। इसकी सहायक नदी यमुना की चंबल, काली सिंधी, बेतवा और
केन नदियां हैं, ठीक है। केन और बेतवा नदी को मिलाने की भी बात चल रही है, जो कि दाहिनी ओर से यमुना में मिलती हैं, जबकि बाईं ओर से मिलने की बात की जाए तो हिंडन, रिहंद और वरुणा। इसकी कुल लंबाई जो है 1370 किलोमीटर है और ये भारत में ही प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी पर जो है यमुना नहर और आगरा नहर का निर्माण किया गया है। अब बात चंबल नदी की, यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे ये चंबल नदी है, ठीक है। यहाँ से इसकी दाहिनी ओर से मिल रही है काली सिंधी, पार्वती और इधर से बनास नदी मिल रही है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जनापांव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह एक अध्यारोपित नदी है तथा यह अपने उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे चंबल का बीहड़ भी कहा जाता है। और ये बीहड़ का क्षेत्र डाकुओं के लिए काफ़ी बेहतर होता था। इसमें छुप करके ही वो क्या किया करते थे, गाँवों में और अमीर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन पे हमले किया करते थे। और फिर जब अंग्रेज़ी सेना भारत आई तो इन्हीं बीहड़ों में छुप करके ये डाकू उन पर भी वार किया करते थे। अब बात गंडक नदी की, एक है गंडक नदी और एक है बूढ़ी गंडक नदी। ये दोनों जो है बिहार के क्षेत्र में मिलते हैं, पश्चिमी चंपारण से बिहार में इंटर करते हैं। गंडक नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट सोनपुर में यह गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी पर ही त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले में किया गया है। घाघरा नदी यह मापचाचुंग हिमनद से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, सरयू और शारदा नदियाँ प्रमुख हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, यह पूर्ववर्ती नदी भी है। पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने बताया है। इसका उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी से होता है और जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण नाम से निकलती है। कोसी नदी की सप्त धाराएँ होती हैं, सप्त धाराएँ, जिन्हें अरुण नदी का स्थान प्रमुख है। सामूहिक रूप से इस नदी को सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। यह नदी अपने मार्ग बदलने के कारण काफ़ी विख्यात है। इसी कारण से इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये है कोसी नदी और ये इतना मार्ग परिवर्तित करती है क्यों, क्योंकि ये बाढ़ का इलाका है, मैदानी क्षेत्र का इलाका है और नदियां जो हैं जब तीव्रता से आती हैं तो सर्पीला आकार बनाती हैं और ये क्या करती हैं, अपना मार्ग ऐसे सर्पाकार में करती जाती हैं और इस वजह से क्या होता है, कटान क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और फिर नदी जल का पानी जो अत्यधिक वर्षा जल भर जाता है तो ये फिर चले जाते हैं मानव अधिवास क्षेत्र में और फिर फ्लड की संभावना और तीव्र हो जाती है। और उसी घटनाक्रम से प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। भागलपुर के समीप यह गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। अब बात रामगंगा नदी की। रामगंगा गैरसैंण के निकट ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली, यहाँ देखिए दूधा टोली श्रेणी से निकलने वाली एक छोटी नदी है। यह नदी शिवालिक पर्वतों को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है, ठीक है, बनाती है तथा उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तथा अंततः यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ देखिए, यह है कन्नौज और ये है रामगंगा नदी, आके मेनली गंगा में मिल रही है। फिर बात करते हैं गोमती की, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, नवाबों का शहर। इसका उद्गम फुल्लर झील पीलीभीत से होता है और गंगा नदी की ये मात्र एक सहायक नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, मैदानी क्षेत्रों में ही है, ठीक है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, पश्चिमी ज़िला है। अब बात करते हैं दामोदर नदी की। ये देखिए, दामोदर नदी जो है गंगा की जो एक वितरिका आती है यहाँ वेस्ट बंगाल में, उसकी सहायक नदी है और दामोदर नदी को बांग्लादेश का नहीं, यह पश्चिम बंगाल का क्या कहलाता है, शोक कहलाती है ये नदी, ठीक है। बराकर नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। इस नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश मत समझ लीजिएगा, पश्चिम बंगाल
काल का शोक कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना इस नदी पर अवस्थित है। ये परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि एक तरफ जहां इससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा सकता है सूखे इलाकों में, तो वहीं स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए पेयजल बनाया जा सकता है अच्छे से साफ करके, और साथ ही साथ यहाँ से बिजली भी उत्पन्न किया जाता है टरबाइन लगा करके। लेकिन इस नदी के बारे में विख्यात है कि ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, 1938 में इसी नदी पर एडन नहर का भी निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं शारदा या सरयू नदी की। इसका उद्गम अगर कहा जाए तो ये मीलान हिमनद नेपाल से निकलती है। मीलाम कहते हैं इसको, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और बहराइच जिले में यह घाघरा नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं अंतिम महानंदा नदी की, जो सबसे पूर्व में गंगा की सहायक नदी है। यह नदी एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा की, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली यह अंतिम सहायक नदी है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है अंतिम सहायक नदी पूर्व में क्या है? महानंदा है। ठीक है, फिर है सोन नदी। सोन नदी की अगर बात की जाए तो गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सोन क्या है? एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और इस पठार के उत्तरी किनारे पर जो है, ये पठार लिखा है, पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आते हुए पटना के समीप गंगा नदी से आकर मिल जाती है, और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो रिहंद है, और रिहंद पर ही रिहंद बांध बनाया जाता है। अन्य सहायक नदियों में उत्तरी कोयल नदी का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको रिजल्ट मित्रा की ये भारत के भूगोल की जो फैक्चुअल नॉलेज की आपकी वीडियो दी जा रही है वो काफ़ी सहायक होगी, क्योंकि आप जानते हैं आर का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ऐसे में भूगोल का पोर्शन, जहाँ से इंडियन ज्योग्राफी पूरे भूगोल की बात की जाए तो लगभग 60% हिस्सा रखता है, और 40% में आप देखेंगे कि विश्व भूगोल, मैपिंग वगैरह और जनगणना के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आप अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और देखते रहें रिजल्ट मित्रा पर नवाज सर के साथ भारत का भूगोल। जय हिंद।